हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यू स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा एचपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक क्लर्क की 7 डे एग्जाम स्ट्रेटेजी को। देखिए, जिस बच्चे ने प्रिपरेशन अभी स्टार्ट नहीं की है और जो है अभी फर्स्ट टाइम पेपर में बैठा है और उसको कुछ भी नहीं आता है, तो वो भी बच्चा अगर इन टॉपिकों को कवर कर लेता है तो वो भी प्री एग्जाम क्लियर कर सकता है। और जो बच्चे हमें 2 महीने से फॉलो कर रहे हैं तो उनको भी ये टॉपिक अच्छे से आने चाहिए। इन 7 डेज में आपने इन टॉपिकों की रिवीजन जरूर करनी है अगर आपको अच्छा स्कोर करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे मैथ के टॉपिक के बारे में। जो मैथ का सेक्शन है वो आपको 35 मार्क्स का देखने को मिलेगा और इसमें टाइम मिलेगा आपको 20 मिनट का। जो फर्स्ट टॉपिक आता है मैथ का वो है डीआई का टॉपिक। जो डीआई है वो 5 से 10 नंबर का आपको देखने को मिलेगा और डीआई में 3 जो क्वेश्चन है वो मेनली आपके जो है आते ही आते हैं। एक होगा एवरेज से क्वेश्चन, एक होता है परसेंटेज से और एक होता है रेशो से क्वेश्चन। ये 3 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 क्वेश्चन आपको एक डीआई में आ रहे हैं इन टॉपिकों से। तो 2 डीआई में कितने आएंगे? 6 क्वेश्चन तो आपको आएंगे ही आएंगे। और उसके बाद डीआई में आपकी क्या मैटर करेगी? कैलकुलेशन आपकी मैटर करेगी, क्योंकि डीआई के क्वेश्चन में थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ती है ज्यादा। तो इसलिए अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो 2 क्वेश्चन आप और भी कर सकते हैं। तो डीआई के आप 10 में से जो है 8 क्वेश्चन तो इजीली कर सकते हैं अगर आपकी थोड़ी सी कमांड डीआई के ऊपर है। और जिस बच्चे ने अभी कुछ भी प्रिपरेशन नहीं की है और वो सोच रहा है कि मैंने पेपर देना है, तो वो डीआई का टॉपिक जरूर पढ़ के जाए, क्योंकि ऐसा होगा कि आपको डीआई का पता होगा कि इस टाइप से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तभी आप जो है पेपर में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे उस तरीके से कि आपको पता होगा पेपर से पहले कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर में। इसके बाद जो सेकेंड टॉपिक आता है मैथ का वो है सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक। तो सिंप्लीफिकेशन का जो टॉपिक है वो आपको 10 नंबर का देखने को मिलेगा एचपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक क्लर्क के एग्जाम में। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए आपने क्या करना है? तो सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए? बोर्ड मास आना चाहिए कि बोर्ड मास को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। और उसके बाद आपको क्या आना चाहिए? उसके बाद आपको टेबल आने चाहिए। उसके बाद आपको क्या आना चाहिए? टेबल आने चाहिए। और उसके बाद आपको स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं वो भी आना चाहिए। और उसके बाद जो क्यूब रूट है वो कैसे निकालते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। और आपको स्क्वायर रूट और क्यूब रूट भी आने चाहिए 1 से लेके 50 तक, राइट। अगर आपको ये चीजें आती हैं तो आप जो है सिंप्लीफिकेशन के ऊपर कमांड कर सकते हैं, क्योंकि आप 6 से 7 दिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप जो है 10 में से 6 से 7 क्वेश्चन कर पाओगे, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में जो है 5 क्वेश्चन तो आपको इजी रहने वाले हैं और जो 5 क्वेश्चन होंगे वो थोड़े से टफ होंगे। तो जो 5 क्वेश्चन टफ होंगे उनमें से भी अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो 2 क्वेश्चन तो आप कर पाओगे। तो 10 में से आप 7 नंबर जो है सिंप्लीफिकेशन में भी ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है मैथ का वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टॉपिक। ये आपको 3 से 5 नंबर का देखने को मिलेगा एचपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक क्लर्क के एग्जाम में। देखिए, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन होते हैं इनको करने के लिए सिर्फ ओनली 20 से 30 सेकंड का टाइम लगता है। अगर आपने हमारी वीडियो देखी होगी उसमें मैंने आपको एक चार्ट बताया है। अगर आपको वो चार्ट याद है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको देख के आप जो है आंसर डायरेक्टली कर सकते हो, राइट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आप अच्छे से पढ़ के जाएं कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे हम फैक्टर बनाते हैं और कैसे हम वैल्यू को कंपेयर करते हैं एक्स और वाई की वैल्यू को, राइट। अगर आपको ये चीजें निकालनी आ जाती हैं तो आप जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 में से 3 क्वेश्चन तो इजीली कर पाओगे, क्योंकि जो 3 क्वेश्चन होंगे वो आपको इजी भी होंगे और जो 2 क्वेश्चन होंगे वो थोड़े से टफ भी होंगे, राइट। तो 3 क्वेश्चन तो आप इजीली कर सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है नंबर सीरीज का टॉपिक। ये आपको 5 नंबर का देखने को मिलेगा एचपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक क्लर्क के एग्जाम में। तो अगर आपने थोड़ी बहुत जो है नंबर सीरीज के ऊपर प्रैक्टिस की होगी तो इसमें भी आप 3 क्वेश्चन जो है इजीली कर पाओगे। बाकी टॉपिक बच जाते हैं, वो बच जाते हैं आपके 10 नंबर के। तो देखिए, अगर आपने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की है तो आप 10 में से जो है 3 से 4 नंबर तो इजीली ले सकते हो, क्योंकि 10 में से जो है 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं वो इजी होते हैं, तो उनको तो आप इजीली कर सकते हो। तो देखिए, आपने करना क्या है? आपने सिर्फ इतना करना है, आपने डेली 2 आवर्स देने हैं मैथ को, बट देने ही देने हैं। इसमें आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने किसी एक टॉपिक को उठाना है, राइट। तो उसके लिए लगाना है 1 आवर। कोई भी टॉपिक आप उठा लीजिए इनमें से जिसको आपने पढ़ना है, उसके लिए आपने 1 आवर देना है। और उसके बाद आपने क्या करना है? 30 मिनट लगाने हैं आपने उसको रिवाइज करने के लिए। जो आपने 1 आवर में टॉपिक पढ़ा होगा इसको रिवाइज करने के लिए आपने 30 मिनट लगाने हैं। इसके बाद आपने क्या करना है? जो 30 मिनट बच जाएंगे आपके पास, उसमें आपने सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करना है। सिंप्लीफिकेशन के 100 ट्रिक आपने सीखने हैं, तभी आपने क्या करना है? 2 आवर डेली देने हैं मैथ को। और ये सारे टॉपिक आपने कवर करने हैं कितने? 7 डेज में। और टॉपिक मैंने कितने बताए? 1, 2,
3 4 ओनली 4 टॉपिक है और आपके पास डे कितने हैं, कईयों के पास 7 दिन है, कईयों के पास 10 दिन भी बच गए हैं क्योंकि आज हुई 15 अगस्त। बट आपको स्ट्रेटेजी इस तरीके से रखनी पड़ेगी तभी आप जो है एग्जाम को क्लियर कर पाओगे प्री के लिए, राइट। तो आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि टाइम कम है। सेकंड सब्जेक्ट आता है वो है रीजनिंग का। तो रीजनिंग का सब्जेक्ट भी आपको 35 नंबर का देखने को मिलेगा और आपको टाइम मिलेगा 20 मिनट का, राइट। तो देखिए रीजनिंग में आपने कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। फर्स्ट आता है हमारे पास इनइक्वालिटी का टॉपिक। जो इनइक्वालिटी का टॉपिक है वो आपको 3 से 5 नंबर का देखने को मिलेगा और इनइक्वालिटी को आप एक दिन लगा के अच्छे से कर सकते हो। एक दिन में आपने सिर्फ क्या करना है, इसके जो है कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं कि क्या इनइक्वालिटी में बोला जाता है, किस सिंबल को आपने कब प्रायोरिटी देनी है और प्रायोरिटी आपको देना आगे एक बार तो आप जो है इनइक्वालिटी को इजीली कर पाओगे क्योंकि इनइक्वालिटी जो है बहुत ही इजी टॉपिक होता है और इसमें आपको 3 से 5 नंबर इजीली आ जाएंगे, राइट। इसके बाद बात करते हैं हम सेकंड टॉपिक के बारे में। सेकंड टॉपिक आता है वो है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का टॉपिक जो कि आपको 3 से 5 नंबर का देखने को मिलेगा। तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के टॉपिक में आपको क्या चीजें पता होनी चाहिए। फर्स्ट आपको पता होनी चाहिए कि डायरेक्शन हमारे पास कितनी होती है और उनके बीच में भी सब डायरेक्शन कितनी होती है और जब कोई पर्सन जो है नॉर्थ की तरफ फेसिंग करेगा तो उसका लेफ्ट कहाँ पे होगा और उसका राइट कहाँ पे होगा। ये चीजें अगर आपको पता होंगी तो आप जो है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन इजीली कर पाओगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। 2 से 3 अगर आप क्वेश्चन अच्छे से कर लोगे और उसको समझ लोगे तो उसके बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन कैसे करते हैं। ये मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूं जब आपके पास 7 से 8 दिन बचे हैं, इसके लिए मैं आपको ये स्ट्रेटजी बता रहा हूं जिसने कोई भी प्रिपरेशन नहीं की है। तो जिसके पास कम टाइम है वो क्या करे, दिन में 2 से 3 क्वेश्चन जो है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के सॉल्व करे। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन कैसे करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, वो है कोडिंग एंड डिकोडिंग का टॉपिक। जो कोडिंग एंड डिकोडिंग है वो आपको 3 से 5 नंबर की देखने को मिलेगी और कोडिंग एंड डिकोडिंग के लिए हम क्या करते हैं, ट्रिक यूज करते हैं कि हम सिंबल का यूज करते हैं कोडिंग डिकोडिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए। जिसको भी बेसिक की इंफॉर्मेशन चाहिए वो हमारे चैनल पे जाए, प्लेलिस्ट में आपको हर एक टॉपिक की वीडियो सेपरेटली मिल जाएगी जहां पे आपको हर एक क्वेश्चन मैंने अच्छे से करवाया हुआ है कि कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे तो आपने कैसे करने हैं। तो जिन्होंने हमारी क्लासेस लगाई होगी उनको पता होगा कि कोडिंग डिकोडिंग हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसलिए कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर भी आपको फोकस करना है। तो जिन बच्चों ने हमारे साथ प्रिपरेशन की है वो क्या करेंगे, इनकी सिर्फ रिवीजन करेंगे कि आपने 2 से 3 क्वेश्चन डेली सॉल्व करने हैं इसकी, ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे, आपकी स्पीड बने, एक्यूरेसी बने, राइट। आपने एक्यूरेसी और स्पीड के ऊपर अब वर्क करना है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है ब्लड रिलेशन का टॉपिक। तो ब्लड रिलेशन भी आपको 3 से 5 नंबर का आएगा और इस टॉपिक में भी आपने क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि जनरेशन का जो डायग्राम है वो कैसे बनाया जाता है और हम जो है जनरेशन के डायग्राम बनाने के लिए किन किन चीजों का यूज करते हैं कि फीमेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मेल को कैसे करते हैं, सिबलिंग का मतलब क्या होता है और कपल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं। तो इसके लिए आप हमारे चैनल पे जाइए, वहां पे आप बेसिक की क्लास ले सकते हैं। वहां से आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि कैसे हम ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, राइट। और आपको ये पता होना चाहिए कि रिलेशन का कि नेफ्यू किसको बोलते हैं, नीस किसको बोला जाता है ना, और मदर इन लॉ किसको बोला जाता है और ब्रदर इन लॉ किसको बोला जाता है, आंट किसको बोला जाता है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए ब्लड रिलेशन में, तभी आपको ब्लड रिलेशन का टॉपिक आएगा। के बाद लास्ट जो टॉपिक आता है रीजनिंग में वो है सिलोजिज्म का टॉपिक। ये भी आपको 3 से 5 नंबर का देखने को मिलेगा और सिलोजिज्म जो है बहुत ही इजी टॉपिक होता है। पर इसमें आपको पता होना चाहिए कि ओनली किसके लिए यूज करते हैं, 100% किसके लिए यूज करते हैं, सम का क्या रिलेशन होता है और सम नॉट कहाँ पे यूज होता है, राइट। और ओनली अ फ्यू का केस कब होगा। अगर आपको इन टर्मों की थोड़ी सी नॉलेज होगी जो मैंने आपको बताई तो आप 5 में से 3 क्वेश्चन तो इजीली कर पाओगे, राइट। तो ये सारे जो टॉपिक मैंने आपको बताए रीजनिंग के, ये तो आपको कवर करने ही करने हैं जिस बच्चे ने कोई भी प्रिपरेशन अभी तक नहीं की है। तो जिन बच्चों ने हमारे साथ प्रिपरेशन की है उन्होंने क्या करना है, रिवीजन करनी है हर एक टॉपिक की जो मैंने ये बताए, क्योंकि ये वाले जो टॉपिक है ये तो एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। तो देखिए अब आपने करना क्या है, ओनली 2 आवर दिन है रीजनिंग को। इसमें 1 आवर में आपने किसी एक टॉपिक को उठा लेना है, उसके बेसिक पढ़ने हैं और उसके बाद 30 मिनट लगा के उसके रिवीजन करना है और उसके बाद जो 30 मिनट बच जाएंगे
उसमें आपने प्रैक्टिस करनी है अलग अलग टॉपिक के अलग अलग क्वेश्चन की। उसके बाद आपने चेक करनी है अपनी एक्यूरेसी और स्पीड कि मेरी एक्यूरेसी और स्पीड कैसी आ रही है, राइट। अगर आपकी ये चीजें दो ठीक हैं तो आप जो है एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। तो ये थी रीजनिंग की स्ट्रेटजी, राइट। आई होप ये स्ट्रेटजी आपको अच्छी लगी होगी। देखिए प्री एग्जाम का जो थर्ड सब्जेक्ट आता है वो है इंग्लिश। तो इंग्लिश में आपने कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। जो फर्स्ट आता है वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो कि आपको 7 से 10 नंबर का देखने को मिलेगा। अगर आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना अच्छे से आता है तो आप 10 में से 7 नंबर तो इजीली ले पाओगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में सबसे पहले आपने क्या करना होता है, क्वेश्चन को पढ़ना होता है, उसके बाद आपने आंसर फाइंड करना होता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जो ये क्वेश्चन है इसमें जो बात बोली गई है वो कौन से पैराग्राफ में बोली गई थी, राइट। तो वो आपने चेक करना होता है। आपने ऐसा नहीं करना है कि पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ लेना है उसके बाद आपने जो है क्वेश्चन को देखना है। पहले आपने क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, किसके बारे में बात की जा रही थी इस क्वेश्चन में। तो फिर उसके बाद आपने फाइंड करना है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में इस चीज के बारे में कहां पे बात की जा रही थी, राइट। तभी आप जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को इजीली सॉल्व कर पाओगे और उससे आपकी टाइम की बचत होगी। तो इस तरीके से आपने पूरे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करना है, राइट। तो फर्स्ट आपने कवर करना है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को। जिन बच्चों के पास कम टाइम है 7 to 8 डे है तो उनके लिए मैं ये स्ट्रेटजी बता रहा हूं, और जिन बच्चों ने प्रिपरेशन कर ली है वो अब इस चीज की प्रैक्टिस करें। जो सेकंड टॉपिक आता है वो है रीअरेंजमेंट का टॉपिक। तो आपने रीअरेंजमेंट भी सीखनी है कि रीअरेंज कैसे किया जाता है हर एक सेंटेंस को। आपके पास 4 जो है सेंटेंस दिए होंगे, इनको आपने अरेंज करना है, एक स्टोरी की फॉर्म में इस चीज को बताना होता है। तो ये बहुत ही इजी होता है क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि आपको ऑप्शन वहां पे 4 मिलेंगी राइट करने के लिए। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो आपने क्या करना है, सिर्फ इन ऑप्शन को देखना है और इसके बाद आपने देखना है कि किस वाले ऑप्शन से जो है मेरी स्टोरी क्रिएट हो रही है। स्टोरी अच्छे से क्रिएट हो रही होगी तो उस वाले ऑप्शन को आपने टिक करना है, राइट। बट ये कैसे होगा, जब आपकी प्रैक्टिस होगी। देखिए अभी भी आपके पास 7 डे हैं, अगर आप डेली 5 से 6 क्वेश्चन भी रीअरेंजमेंट के करते हैं तब भी आपको आइडिया हो जाएगा, राइट। तो इसी तरीके से आपने क्या करना है, रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन को करना है। तो इसके बाद लास्ट जो टॉपिक आता है वो है फिल द ब्लैंक। आपने ब्लैंक को फिल करना होता है। ये फिल द ब्लैंक होता है, इसमें भी आपने जो है स्टोरी को चेक करना होता है कि यहाँ पे किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, यहाँ पे टेंस कौन सा यूज हो रहा है। फिल इन द ब्लैंक में या तो आपके पास कोई स्टोरी होगी या कोई एनालिसिस किया होगा या कंपैरिजन किया होगा, राइट, या कोई ऐसी चीज जो पुरानी हिस्ट्री होती है वो आपके पास दी होगी। पर इसके लिए आपको क्या आनी चाहिए, स्टोरी का पता होना चाहिए कि यहाँ पे स्टोरी किस चीज के बारे में है। तो उसके बाद आपको ब्लैंक फिल करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, राइट, अगर आपको ये चीजें सारी अच्छे से आ जाएंगी। इंग्लिश के ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको करने ही पड़ेंगे। अगर आपको इंग्लिश के सेक्शन में और भी अच्छा करना है तो आप जो है वोकैबुलरी को इंप्रूव कर लीजिए। वो कैसे होगी, उसके लिए आप जो है न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। तो देखिए इंग्लिश के सेक्शन को भी आपने डेली 2 आवर देने हैं। उसमें भी आपने क्या करना है, 1 आवर में किसी भी टॉपिक को उठाना है, उसके बेसिक पहले पढ़ने हैं, राइट। उसके बाद आपने क्या करना है, जो 1 आवर आपका बच जाएगा उसमें 30 मिनट आपने उसी टॉपिक के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, और जो बाकी 30 मिनट बच जाएंगे उनमें आपने क्या करना है, जो आपने पिछले दिन टॉपिक पढ़ा होगा उसकी आपने रिवीजन करनी है। तो ये थी मेरी तरफ से आपके लिए एचपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक क्लर्क के एग्जाम के लिए एग्जाम की स्ट्रेटजी जो कि 7 डेज के लिए मैंने बनाई हुई थी। आई होप ये स्ट्रेटजी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको स्ट्रेटजी अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।